राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रांत स्तरीय वेबिनार छत्तीसगढ़ प्रांत से है। आगामी जयंतियों पर चर्चा आज का विषय है एवं संगठन विकास। आज की अध्यक्षता करेंगे माननीय विजय बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। विशेष अतिथि के रूप में आप सब अपना अपना नाम सुन लीजिएगा और अलर्ट रहिएगा। विशेष अतिथि में है माननीय एच के आजाद जी है, माननीय आशाराम बौद्ध जी है, माननीय अशोक सोनवानी जी है, माननीय पुष्प कुमार प्रताप जी है, माननीय एस के भारद्वाज जी है, माननीय जी दशरथ प्रसाद अहिरवार जी है, माननीय अलका बोरकर जी है। और मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में राष्ट्रीय संस्थापक धम्म प्रकाश भारती जी भी मुझे दिखे हैं, तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत धम्म प्रकाश भारती जी से हो जाए। सर, आपके 2 शब्दों से हम शुरुआत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी धम्म प्रकाश भारती सर जी, आप आइए और कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संयोजक सम्मानित विजय सिंह बौद्ध जी, संचालन कर रही हमारी छोटी बहन रविता बौद्ध जी, मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, राजू भारती और सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का वेबिनार का कार्यक्रम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के साथियों के लिए समर्पित है। उनको ही चर्चा करनी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं केवल उद्देश्य आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। जिस मकसद के लिए राज्यवार वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य है भारत में संविधान के आधार पर व्यवस्था को कायम करना। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, साहू फूले अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब सहित लगभग 100 महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसके आधार पे भारत का निर्माण करना। इस कड़ी में प्रत्येक जिले से 5-5 साथियों की टीम बनाना अत्यंत आवश्यक है और उसी एक्सरसाइज में हम लोग पूरे देश में लगे हैं। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जन्म जयंती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। तो 11 अप्रैल चूंकि रविवार का दिन है, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये निश्चय लिया है कि 11 तारीख रविवार के दिन हम अपने दोनों महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती को संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले में मनाएंगे। उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, उनके संघर्ष पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ संगठन को ध्यान में रखते हुए 36 में अपेक्षा करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के समस्त साथियों से कि जितने भी जिले उनके राज्य में हैं, सभी जिलों से जल्दी ये जयंती कार्यक्रम समाप्त होता है तो जल्दी से जल्दी 5-5 लोगों की सूची बना लीजिए, 5-5 लोगों का चयन कर लीजिए और फिर उन 5-5 साथियों को धम्म की आवश्यकता भारत में क्यों है, संविधान को कैसे हम लोग प्रभावी बना सकते हैं, भारत में बनने वाली सरकारों को हम मानवता के लिए और संविधान और लोकतंत्र की मजबूत स्थापना के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं, कैसे बाध्य कर सकते हैं। तो इस विषय पर फिर उनका कैडर होगा। तो मुख्य विषय हमारे यही 2 हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को 11 अप्रैल को मनाने की तैयारी बड़े पैमाने पर करनी है और संगठन को पूरे देश में हम लोगों को तैयार करना है। और खुशी की बात मैं आपको बता दूं, कभी तक हम केवल 20 राज्यों को ही टारगेट कर रहे थे, 12 राज्यों को हमने छोड़ रखा था, वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस सप्ताह हम लोगों ने ऑफिस में बैठकर जो एक्सरसाइज की है, उससे हमें ये लग रहा है कि जो 12 राज्य हमारे हाथ में नहीं आ रहे थे, वहां भी हमको 2-2, 4-4 मिशनरी साथी, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित साथी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सकारात्मक उनसे चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि जो हमारा कार्यक्रम अक्टूबर में होने वाला है, 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन, और विशाल कार्यक्रम जो सांची में होने के लिए जा रहा है, वो भारत का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। तो
अगर कुदरत ने साथ दिया तो 37 राज्यों के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में भरोसा रखने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसी मैं आशा और उम्मीद के साथ अब निवेदन करना चाहूंगा अपनी छोटी बहन रविता बौद्ध जी से कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भारती साहब, आपने संपूर्ण जानकारी दी। और जो विषय हम लोग के लिए है, जो हमको नोट करनी चाहिए कुछ चीजों को, वो है कम से कम 5-5 लोगों की सूची बनाना है। और 11 अप्रैल को हम संयुक्त कार्यक्रम करेंगे जिसमें महात्मा फुले बाबा साहब की जयंती को साथ में भारती साहब। और पुनः मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक बार और मैं बता देना चाहूंगी, आदरणीय संचालक महोदय से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में एक कड़ी जुड़ गई है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। माननीय राजेंद्र पटेल साहब हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल से जुड़ गए हैं, काफी वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षक और विद्वान हैं और शिक्षक हैं। तो ज्योतिबा फुले साहब के वंशज हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को उन्होंने कैडर पढ़ाया है अभी तक, तो वो जुड़ गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको उद्घाटन भाषण के लिए भी, स्पीच के लिए पटेल साहब अभी आमंत्रित करते हैं हम पटेल साहब को। जी हेलो जी 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 हेलो पटेल साहब, अगर आप जुड़ गए हैं तो आप प्लीज आमंत्रित हैं। माननीय पटेल साहब अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने जैसा बताया था हल्का सा करना पड़ेगा। आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र पटेल साहब, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आप शिक्षक हैं, तो हम चाहते हैं कि आइए और 2 शब्द आप अपने दीजिए। माननीय पटेल साहब आप अनम्यूट कर लीजिए माइक को बस। एक मिनट रुकिए, हो गया जी सर, बोलिए बोलिए, हो गया। हाँ हो गया जी सर बोलिए सर, सभी देश के लोग सुन रहे हैं जी। चलिए, मैं जो भोपाल क्षेत्र से हूँ और आज जैसे छत्तीसगढ़ के लिए प्रोग्राम समर्पित है, मैं उन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब का और हमारे ज्योतिबा फुले जी का जो संयुक्त हम विचार विमर्श गोष्ठी रख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब दोनों प्रकार के जो हमारे महापुरुष हैं इनकी चर्चा करने का समय है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो विश्व के पूजित, जिनकी वजह से हमें शिक्षा प्राप्त की है और जो हमारे विश्व के गुरु रहे, ऐसे गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ ही हम चाहे तो ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे पेरियार की बात करें, चाहे कबीर की बात करें, चाहे रविदास की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, चाहे मान्यवर कांशीराम जी की बात करें, अगर हम सत्य बात करें तो ये सब के सब गौतम बुद्ध की ही फौज है। ये गौतम बुद्ध के विचारों को ही आगे बढ़ाने वाली फौज है। हम फिर से ये बात रिपीट करेंगे कि गौतम बुद्ध के हम वंशज हैं और इस देश में सबसे पहले अगर शिक्षा की किसी ने शुरुआत की, शिक्षा के जो जनक रहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले ही हैं। और केवल हम अपने आप को इतना भर मात्र नहीं समझते कि इन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में न केवल ज्योतिबा राव फुले ने काम किया, बल्कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। और जैसा कि मैं उनका आज चूंकि उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत ही बेसिक ग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि ज्योतिबा फुले कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके भाई का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके मित्र का नाम क्या था और जीवन में इनका उद्देश्य क्या था। कम से कम इन चीजों की हम जरूर चर्चा करें। तो महात्मा फुले जो है, इनका जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 खानगांव
सतारा जिले महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो महापरिनिर्वाण है वो 27 नवंबर 1830 में हुआ था। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इनके जो पिता हैं वो एक फूलमाली समाज से रहे जिनका नाम गोविंदराव था और माता का नाम चिमनाबाई था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिबा फुले जब 13 वर्ष के थे तब उनकी 9 वर्ष की अवस्था में सावित्रीबाई फुले से उनका विवाह संपन्न हुआ। तब ज्योतिबा फुले केवल 13 वर्ष के थे। ये एक ऐसा समय था जब विवाह जो है छोटी उम्र में हो जाया करते थे। इनकी पत्नी जो है बिल्कुल अनपढ़ थी और ऐसी अनपढ़ पत्नी जब ससुराल में आई तब जो है ज्योतिबा फुले ने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपनी पत्नी को भी शिक्षित बनाया। और साथ में इनके गुरु रहे, इनके जो मित्र रहे, इनकी भी इनके काम को आगे बढ़ाने में बड़ी ही भूमिका है। और इनके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले बनाया। इनके पिता का जो काम था वो फूल बेचने का काम था। और उस समय हम एक ऐसे परिवेश को याद करके इसको जरूर सुने कि वो एक ऐसा समय था जब महाराष्ट्र में जो है पेशवाओं का राज हुआ करता था, जो कट्टर ब्राह्मण थे और जिनके समय में शूद्रों को किसी प्रकार की आजादी नहीं थी, महिलाओं को किसी प्रकार की आजादी नहीं थी। हम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल वंचित थे। हमारी महिलाओं को न केवल शूद्र समाज में, ब्राह्मणों के उस युग में ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी शिक्षित नहीं होने दिया गया, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। ये हमारी महिला समाज का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। एक ऐसा भी काल इस देश के अंदर आया जब महिला जाति को, शूद्र समाज को तो वंचित किया ही गया शिक्षा से, लेकिन महिला जाति को तो वो किसी भी, अगर सवर्ण जाति की महिला भी है तो उसे भी शिक्षा से वंचित रखा गया, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला ही क्यों ना हो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है ऐसे समय में। और ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई ये उस समय के समकालीन जो पेशवा थे, खास करके आपके महाराष्ट्र में पूना और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेशवाओं का राज जो बड़े लंबे समय तक रहा, ये उन ब्राह्मणों का राज था जिन्होंने हमारे शूद्र समाज को बड़े लंबे काल तक समाज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से दबा कर रखा था, वंचित करके रखा था। ऐसे समय में महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की ज्योति को जलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने केवल शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उनकी एक बहुत विशेष बात जो मुझे अच्छी लगती है, मैं सारे समाज से कहना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले के समय भी कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया और शिक्षा को प्राप्त करके नौकरी को प्राप्त कर गए। लेकिन धन्य है हमारे ज्योतिबा फुले, उनका ये कहना रहा कि शिक्षा आपकी नौकरी का साधन नहीं है। अरे शिक्षा तो वो है, शिक्षा तब शिक्षा कहलाएगी जब आपकी शिक्षा समाज के काम आ जाए, जब आपकी शिक्षा मानव के काम आ जाए, तब वो शिक्षा है। अगर शिक्षा केवल आपको नौकरी तक दे पा रही है, शिक्षा केवल आपके स्वार्थ की पूर्ति कर पा रही है, तो सच माने में वो शिक्षा नहीं है। तो वास्तव में अगर शिक्षा किसी ने प्राप्त की हमारे देश में तो वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने प्राप्त की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपना पूरा संघर्ष को इस शिक्षा को उन दबे कुचले ऐसे परिवारों में, ऐसे निर्धन लोगों में लगा दिया जो शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1948 से सबसे पहला विद्यालय बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहला विद्यालय जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया। और केवल 4 वर्ष के अंदर ही,
साढ़े 4 वर्ष के अंदर ही महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा कम से कम 18 विद्यालय की शुरुआत इस देश के अंदर की गई और इन 18 विद्यालयों की शिक्षा ज्योति जलने की वजह से उस काल में जो हमारे अंग्रेज थे, उस काल में जो अंग्रेजों के अधिकारी थे, गवर्नर्स थे, उन लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने बड़े ही उसे सम्मान किया और इससे पता लगा कि इस देश में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, इस देश में जो पहले पुरुष शिक्षक बने वो ज्योतिबा फुले बने और इस देश की जो सबसे प्रथम शिक्षिका बनी वो ज्योतिबा फुले बनी और ये सावित्रीबाई फुले बनी और केवल वर्बली नहीं बनी, अंग्रेज सरकार ने इनको बाकायदा शिक्षा विभाग से सर्टिफिकेट जारी किए। इनके दस्तावेज आज के रिकॉर्ड्स में देखे जा सकते हैं। जी सर। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ जी सर कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा की कोई शुरुआत हुई तो हमारे वंशजों के द्वारा प्राप्त हुई, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के द्वारा प्राप्त हुई। सर और बहुत साथियों आपकी जानकारी के लिए राजेंद्र पटेल साहब को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का वेबिनार है और आपका आज इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ के साथियों से कराना चाहते थे, तो इसलिए समय स्पेशल रूप से आपका एक विशेष सेशन जो है होगा। तो छत्तीसगढ़ के साथियों से निवेदन करेंगे मैं भी उस मीटिंग में जरूर जुड़ूंगा। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करके क्षमा चाहता हूँ माननीय राजेंद्र पटेल साहब को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आदरणीय संचालक महोदय जी से आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। माननीय संचालक। माननीय संचालक महोदय जी। आदरणीय रविता बौद्ध जी। माननीय संचालक आगे अपन बोल। माननीय संचालक महोदय जी शायद कोई विशेष काम से कुछ काम आ गया होगा। मैं आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे माननीय अशोक सोनानी साहब जुड़े हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखेंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ से। अशोक साहब अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक सोनानी साहब। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप बात रखिए। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भारती साहब। और आज के कार्यक्रम जो हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विशेष रूप से ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है। जी जी। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वीडियो खोल लीजिए आदरणीय सोनानी साहब। भारती साहब थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा बाहर किसी शेड्यूल में हूँ पारिवारिक में। सर कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। मैं बहुत कम समय लेते हुए अपनी बात को रखूंगा सर। तो आज इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विजय बौद्ध साहब और तमाम विशिष्ट अतिथि साथियों और इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हुए पूरे प्रदेश और पूरे देश के सभी साथियों को मेरे हृदय से मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों,
जैसा कि आज का विषय है, आगामी 11 अप्रैल की महात्मा ज्योतिबा राव फुले और भारतीय संविधान के अमर शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का जो दिवस हम 11 तारीख को संविधान संकल्प समारोह के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय स्तर का दिशा निर्देश पर आधारित है। तो सम्मानित साथियों, इस पर हम लोग भी, जो हम लोग का छत्तीसगढ़ का ये जो जिला है, ये कोरिया जिला के नाम से जाना जाता है, और यहाँ भी अभी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आगरा में आयोजित किए, यहाँ से भी 20-22 लोगों को हम लोग ने वहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास किया था। और जितने भी अभी तक हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ पाए हैं और जितनी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, तो हमारा यही है कि जो भी दिशा निर्देश होंगे, उसे हम बढ़ चढ़ करके उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और आगामी जो 11 अप्रैल का भी कार्यक्रम है, तो इसको भी हम लोग यहाँ अपने जिले स्तर पर बैनर पोस्टर के माध्यम से मंच बना करके कार्यक्रम का करने कोशिश करेंगे। किंतु एक, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अभी छत्तीसगढ़ पूरे देश में कोरोना महामारी के शिकार में कहना चाहिए दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो अभी हमारे जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में भी धारा 144 भी लग रही है, और ये 2 लोग 5 लोगों का, जैसा जानते हैं आप, 144 का क्या वैल्यू है। तो उस आधार पे मुझे लगता है कि किसी प्रकार का परमिशन तो मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा। फिर भी हम लोग जो भी यहाँ पे 4-5 लोगों की जो एक्टिव टीम है, वो लोग, हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको कहीं न कहीं करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा रहा जयंती के उपलक्ष्य में, कि उस जयंती में हम किसी अन्य पिछड़े वर्ग के साथी को वहाँ पे आमंत्रित करके और उन्हें हम अतिथि बनाने का काम करेंगे, ताकि हम ओबीसी वर्ग को भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इस मुहिम में जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये हम प्रयास करेंगे, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो संतों गुरुओं महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसे हम बेहतर तरीके से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम में समाज को हम शिक्षित कर पाएँगे, इतिहास को बता पाएँगे, और अधिक से अधिक जो हमारा उद्देश्य है कि भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, बुद्धिज़्म को स्थापित करने के लिए, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी इस कार्यक्रम को हम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा हम लोगों का एक छोटा-सा संक्षिप्त कार्यक्रम की एक तैयारी है। और दूसरे कम शब्दों में आना चाहूँगा, जो हमारा संगठन पे काम जो चल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में गए हुए थे, और वहाँ जो भी दिशा निर्देश मिला है, हम लोग बेहतर तरीके से उसको समझ कर आए हैं। तो जिले की बॉडी और विकास खंडों की बॉडी भी हम लोग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इतना जल्दी से जुड़ते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे जुड़ेंगे, भी नहीं जुड़े आते हुए हैं। उसी प्रकार साथियों को भी जब विचार से अवगत होंगे, तो वो भी जुड़ने का काम करेंगे। तो ऐसा ये संगठनात्मक रूप से हमारा भी एक आगामी संगठन का विस्तार करने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो इस तरह से साथियों, हम अपने कुछ साथियों से मिल कर के टीम भावना के साथ और कार्यक्रम करने का हम लोग तैयारी बना रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं साथियों, और मैं थोड़ा-सा व्यक्तिगत कारणों से पारिवारिक में लगा हुआ हूँ, तो मैं कम समय लेते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी को पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद। सर, आपने कम समय में बात रखी। मैं माननीय संचालक महोदय, बड़ी बहन रविता बौद्ध जी से कहेंगे कि वे अपने कार्यक्रम के संचालन को आगे बढ़ाएं। आवाज कट रही है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था जी, आ रही है। इसके बाद मैं माननीय एच.के. आजाद साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि उनको कहीं जाना था और मुझे बोले थे कि मैडम प्लीज मुझे पैक करके। तो माननीय एच.के. आजाद साहब जी, आप आमंत्रित हैं। आज की चर्चा है आगामी जयंती पर चर्चा एवं संगठन विकास।
आजाद साहब जी, पुनः आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय एच के आजाद जी, वे आए और विषय पे चर्चा कीजिए। आजाद जी दिख नहीं रहे। दूसरा नाम बोल दीजिए। हाँ जी जी जी, मैं दूसरे नाम के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय आशाराम बोध जी, वे अपना माइक। शायद आशाराम बोध जी जुड़ पा रहे हैं। जुड़े हैं। नहीं तो सम्मानित बाकी आशाराम बोध साहब, अपने माइक को जी। म्यूट कर दीजिए। जुड़े हैं मैम, मैं उनको म्यूट कर। जी जी, सम्मानित आशाराम बोध साहब, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। स्क्रीन पर अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल जी, सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, प्लीज बात करें। तो आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीडियो नहीं दिखा हाँ, रहा है। वीडियो ऑन सभी कर जी दीजिए। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए आज मैं चंद समय में कुछ बात रखना चाहूंगा। साथियों, सावित्रीबाई फुले, एक समय का दौर था जब सावित्रीबाई फुले ने बड़ा संघर्ष करके हम सभी को पढ़ने के लिए एक मौका दिया। मैं खास करके ओबीसी समाज को कहना चाहूंगा कि ये ओबीसी समाज का ही आंदोलन है। जितने भी महापुरुष हुए हैं अधिकांश ओबीसी समाज में हुए हैं। आज हमारा ओबीसी समाज जो भटक चुका है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जरिए द्वारा समझा करके उन्हें पुनः अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम बैठक में गए हुए थे, कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उस दिशा निर्देशों के अनुसार हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अधिक से अधिक ओबीसी समाज की जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओबीसी समाज भटक चुका है अपने रास्ते से और वो अपने आप को कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य आदि से जोड़ता है। उनको समझाने बुझाने की कोशिश हम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ओबीसी समाज ही वास्तव में शूद्र है, क्योंकि शूद्र को ही सेवा करने का अधिकार मिला हुआ था। और शूद्र वर्ण जब सेवा करने का अधिकार मिला हुआ था तो जैसे उदाहरण के तौर पे नाई जो होता है हमारे बाल काटता है, जब संपर्क में आता है तभी हम उसको सेवा ले पाते हैं। यादव है या जो पानी देने का काम करते हैं, वो पानी देने तभी देते हैं जब हमको छूते हैं। तो जब हमको सेवा करने का मौका तभी मिलता है साथियों, जब जो है हम उनको संपर्क में आते हैं। तो जिनको लोग शूद्र समझते हैं वो तो शूद्र है ही नहीं, ऐसा समझाने का प्रयास करते हुए हम ओबीसी समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे एडवोकेट रामस्वरूप वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, वो क्या ओबीसी समाज शूद्र है, उनको उसको पढ़ा करके उनको विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। तो हम आने वाले समय में ओबीसी समाज को जोड़ करके
पहल करने की कोशिश कर रहे हैं और महासंत महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करेंगे। जहां जहां पर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बॉडी का गठन नहीं हुआ है, उसको भी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले समय में और कुछ प्रगति दिखाएंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद आशाराम बोध जी। आपने कम शब्दों में सारी बातों को कहा। ओबीसी का जो वर्णन किया उससे हम लोग भी अवगत है, तो बहुत बहुत साधुवाद। और इसके बाद अगर आजाद साहब जी जुड़े होंगे तो मैं पुनः उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय एच के आजाद साहब, अगर आप जुड़े हो तो प्लीज आप 2 शब्द कहिए। और सपोज अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं नेक्स्ट नाम पुकारना चाहूंगी। अगला नाम मैं पुष्प कुमार प्रताप जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हरविंद्र आजाद साहब, जुड़ गए होंगे तो देख लीजिए सर। हाँ, हरविंद्र आजाद साहब है ना, यही है। हाँ जी जी, हरविंद्र आजाद साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं बेटा, नहीं देखो बेटा, जो उससे और तुम्हारा जो है, हम फिटनेस की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं खाया करो बेटा, तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं। यहाँ रहते हैं स्वास्थ्य। अभी माइक शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा उनका। सम्मानीय हरविंद्र आजाद साहब, आपका जो नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके अपनी बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए मैम, शायद उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट नाम मैं लेना चाहूंगी पुष्प कुमार प्रताप जी। माननीय पुष्प कुमार प्रताप जी, वे आए और आगामी जयंती पर चर्चा एवं संगठन विकास पे अपने 2 शब्द कहें। सम्मानीय पुष्प कुमार प्रताप साहब, यदि आप मीटिंग में जुड़े हैं तो आपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माइक को टच करके। शायद मीटिंग में नहीं जुड़े हैं। और एक और जानकारी दे दूं, हमारे बीच में भंते सुनीति जी भी आए हुए हैं और उनको भी हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे बारी बारी से। तो मैं चाहूंगी कि अभी पुष्प कुमार प्रताप जी कुछ शब्द बोले, उसके बाद हम भंते जी को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे बीच में सुनीति भंते जी भी है। तो पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुष्प कुमार प्रताप जी को। सम्मानीय पुष्प कुमार जी, यदि आप मीटिंग में जुड़े हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए स्क्रीन को टच करके, या माइक को टच करके। शायद वो नहीं है, नाम भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट नाम लेना चाहूंगी। हमारे बीच में अलका बोरकर जी भी है। माननीय अलका बोरकर जी, मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी। आगामी जयंती पर चर्चा हम संगठन विकास के लिए भी अपने 2 शब्द कहे। माननीय अलका बोरकर जी। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय विजय बौद्ध जी, आप प्लीज संपर्क कर लीजिए इनसे। मैम दशरथ प्रसाद जी हैं, उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। जी जी जी। इसी कड़ी में मैं चाहूंगी कि माननीय जी दशरथ प्रसाद अहिरवार जी हमारे बीच में है, वे आए और विषय पे जानकारी दे। सम्माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार जी।
विषय पर जानकारी दीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 साहब। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को चरण वंदन नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश भारती जी, बादल साहब और आज की अध्यक्षता कर रहे विजय बौद्ध जी को जय भीम, नमो बुद्धाय एवं जितने भी वेबिनार मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि जयंती के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, तो इस वर्ष की जयंती जिस तरह के हर साल हम लोग धूमधाम से जयंतियां मनाते थे, कुछ आपदा के कारण, कोरोना बीमारी के कारण उस तरह के जुलूस और लोगों का इकट्ठा होना शासन के निर्देशों के अनुसार कम से कम छत्तीसगढ़ में तो संभव नहीं लग रहा है। मेरी आवाज आ रही क्या सर? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है, आ रही सर। जी, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कोरोना से जो महामारी से पीड़ित प्रदेश है, अभी दिन प्रतिदिन यहाँ की संख्या बढ़ते चली जा रही है, जिससे हर साल जैसे समारोह हुआ करते थे, जिस धूमधाम से हम लोग समारोह मनाते थे, जयंतियां मनाते थे, जैसे जुलूस होते थे, भीड़ होती थी, वैसा शासन के निर्देशों के कारण 144 धारा के कारण 11 अप्रैल और 14 अप्रैल छत्तीसगढ़ में संभव नहीं लग रहा। शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले साहब की जयंती हम लोग एक छोटे स्तर पे, अपने लेवल पे मनाने के प्रयास करेंगे, लेकिन बड़े धूमधाम से मनाना संभव नहीं लग रहा। आरबीएम का हम लोग आभार मानते हैं कि ऐसे कठिन दौर में भी जहां लोग आम सभाएं नहीं कर सकते, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर भी हमारे महापुरुषों की विचारधारा को निरंतर लोगों के बीच में ला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, और इसी तरह दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या भी इसमें जुड़ने की और जागृत होने की बढ़ रही है। अगर मैं संगठन के बारे में बात करूं, तो संगठन में हमें हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता है, अनपढ़ लोगों की भी आवश्यकता है, पैसे वालों की भी आवश्यकता है और बिना पैसे वालों की भी आवश्यकता है। जो लोग धन से किसी कार्यक्रम को संपन्न करवा सकते हैं, उनका सहयोग हमें धन से मिल जाए, और जो लोग धन नहीं दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं, उनका सहयोग उस तरह से मिले। जो व्यक्ति ये दोनों नहीं कर सकते, वो कम से कम हमारे साथ में खड़े रहें या हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएं और हमारी विचारधारा यानी जो महापुरुषों की विचारधारा है उससे सहमत रहें। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है, तो कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टांग ना खींचें, क्योंकि अधिकांश मैं देखता हूं लोग काम कम करते हैं, कमियां ज्यादा निकालते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करना जितना मुश्किल होता है, उससे कई गुना आसान होता है उसमें से कमी निकालना। इतने बड़े पैमाने पे पूरे भारत देश में जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक आगमन हुआ, विस्तार हुआ, और लोगों के बीच में अपने विचार रखने के लोगों को अवसर प्राप्त हुए, जैसे कि आज मैं छत्तीसगढ़ में होते हुए भी अपनी विचार रख पा रहा हूं, तो इस तरह के अवसर जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि बादल सिंह साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, धर्म प्रकाश भारती जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के विजय बौद्ध जी निरंतर जो है दिन प्रतिदिन, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि 24 घंटे उन्हें समाज की चिंता रहती है कि समाज में कैसे लोगों को जागृत किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरी एक आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि हम लोग जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वही वेबिनार में शामिल होते हैं,
वही किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हमें घर से जब हम महिलाओं को आगे लाएंगे, बच्चों को आगे लाएंगे, जब बच्चे आगे आएंगे तो आने वाली पीढ़ी हम जितना काम कर पा रहे हैं उससे कहीं बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है उनमें दौड़ने की, काम करने की क्षमता हमारे प्रति हमारे अपेक्षा ज्यादा होती है। तो हम ये चाहेंगे कि हर वो व्यक्ति जो समाज सेवा में या महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो अपने परिवार को भी शामिल करें। जब हमारा पूरा परिवार इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो वो काम हम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अगर घर का एक सदस्य समाज सेवा में लगा हो और बाकी लोग उस समाज सेवा से सहमत ना हो, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने तो वो व्यक्ति भी अपने परिवार में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। घर परिवार वालों की सहमति से हम लोग संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अभी बहुत सारे वक्ताओं को बोलने का भी समय भी देना है, तो मैं अपनी अंत में यही बात बोलूंगा कि हमें सपरिवार संगठन में जुड़ने की आवश्यकता है। नौजवान बच्चों को आगे लाने की आवश्यकता है। तो हमारा संगठन और हमारे महापुरुषों की विचारधारा बहुत स्पीड से बढ़ेगी। हम दूसरे संगठनों से भी अगर शिक्षा लें तो उसमें आप देखेंगे हर तरह के लोगों का समावेश रहता है, केवल पढ़े लिखे या योग्य व्यक्तियों का ही नहीं, उसमें वैसे लोगों का भी सहयोग रहता है जो संगठन के लिए हितकारी हो, बाकी भले कहीं के लिए वो बेकार हों लेकिन संगठन के लिए वो लाभकारी होते हैं। उसी तरह हम लोगों को भी सभी प्रकार के लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। कई लोग बहुत ज्यादा तन मन धन से आगे लगे रहते हैं, कुछ लोग उसमें कम सहयोग करते हैं। जो कम सहयोग करते हैं उनकी भी हमें अपेक्षा ना करते हुए उनको भी मतलब बाकायदा आगे लाने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक समय वो था जब हम लोग इन सब चीजों को जानते नहीं थे। सुना हुआ करता था कि महापुरुष होते थे या उनकी विचारधारा थी, लेकिन इस तरह से लोग आगे नहीं बढ़े थे। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत देश में ये विचार जा रहे हैं कि निरंतर ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी वेबिनार के माध्यम से विचार रखे जा रहे हैं और लोगों का इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद अहिरवार साहब, आपने संपूर्ण जानकारी दे दी, क्योंकि लॉकडाउन के समय से ही हमने सीखा है कि जूम में कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे लोगों को इससे जुड़ सकते हैं। और इस चीज का मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी हमारे धम्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी ने, जिनकी ये पहल थी और जिसके माध्यम से पूरे भारत को एक करने का जो कार्य किया उन्होंने। दो शब्द मैं कहना चाहूंगी, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकारिणी सदस्यों का, खासकर बादल साहब का जो कंटिन्यू काम करते हैं, हमारे धम्म प्रकाश भारतीय जी का, जिनके दिमाग में, जिनके मन में ये सोच आई कि कैसे भारत को एक किया जाए, कैसे भारत को बौद्धमय किया जाए। तो इसके बाद मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करूंगी दशरथ साहब, और पुनः मैं हमारे बीच में भंते सुनीति जी आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि दो शब्द हम उनके भी मुख से सुने। रविता जी, दो सेकंड मुझे दीजिए। जी 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 साहब। मैं विशेष अनुरोध ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे भी आदरणीय सम्मानित दशरथ प्रसाद जी ने कहा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा परेशानी है, धारा 144 लगी हुई है जी, उसमें हम लोग कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले अशोक सोनवानी साहब ने भी ये आशंका जाहिर की, तो मैं एक निवेदन करके इसका बारीकी आपकी जानकारी में ला दूं। जो WHO है विश्व संगठन, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन ये है
कि जहां पर आप 100 लोग बिठा सकते हैं जी तो वहां आप 100 लोग नहीं बिठा लेंगे, आप 50 लोग बिठा लेंगे। जी जहां आप 200 लोग बिठा सकते हैं तो वहां 200 लोग नहीं बिठा लेंगे, 100 लोग बिठा लेंगे। यानी 50% जगह के अनुसार आप वहां पर लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो जी एक ये मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी जानकारी। जी दूसरी जानकारी मैं आपको ये निवेदन कर दूंगा, आप लोगों को कर लेना चाहिए था, अब तक नहीं जी किया तो वो दुख की बात है। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती जी मनाने के लिए परमिशन मांगिए। जी मनाने के लिए परमिशन मांगिए तो सक्षम जो भी अधिकारी है, जी एडीएम होगा, एसडीएम होगा, मालदार होगा, तहसीलदार होगा, जिसको भी कलेक्टर ने वहां पे नियुक्त किया होगा, जी वो आपको 100% इसकी परमिशन देगा। पहले आपको टाल मटोल जरूर करेगा, मना करेगा। पुलिस को भी वो मौखिक रूप से ऐसा डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आप कम से कम सिफारिश करिए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिपोर्ट पर ही आप उस पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर दीजिए। लेकिन जब आप 4 लोग मिलकर टीआई से बात करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे कि साहब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, फूले को हम अपना मसीहा मानते हैं और हम संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं, कोविड-19 के प्रत्येक नियम का हम पालन करेंगे, ये हम आपको लिखित में देते हैं, लेकिन हम जयंती जरूर मनाएंगे। जब ये लाइन आप बोल देंगे ना तो आपको परमिशन मिल जाएगी। और सीधा सीधा अगर आप ये सोचेंगे कि हम अधिकारी के पास गए और अधिकारी ने हमको कह दिया साहब के कोविड-19 का प्रभाव है, आपको परमिशन नहीं दी जा सकती, इतना सुनकर आप चले आएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बड़ा स्पष्ट सा मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश उनकी ये है कि जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको परमिशन भी दे रहे हैं वो, और नहीं परमिशन देते हैं तो मौखिक रूप से उनको बोल देते हैं कि आप कर लीजिए, जुलूस मत निकालना, ज्यादा भीड़ मत इकट्ठा करना, ऐसा उनको अधिकारी लोग, सक्षम अधिकारी उनको बोल देते हैं। ठीक है, यही काम सब जगह चल रहा है। जैसे कल आगरा में मीटिंग थी कलेक्टर और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, तो बहुत ताकत लगाई कलेक्टर ने ये कहने की कि जो जुलूस बाबा साहब की जयंती का निकलता है 14 अप्रैल को, वो नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। एक ही दिन में 75 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिल गए हैं। तो वहां के जो आयोजक साथी थे उन्होंने कहा साहब जुलूस तो निकलेगा, जुलूस निकलेगा, आपकी इतनी बड़ी कलश यात्राएं निकल रही हैं, भागवत गीताएं हो रही हैं, हजारों हजारों लोग जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोई कुछ नहीं किया हुआ है, तो क्या ये कोरोना केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए है? तो सारे प्रशासनिक अधिकारियों की सर्किट हाउस में मीटिंग थी मंत्री की अध्यक्षता में। तो फिर प्रशासन ने ये कहा कि आपको अनुमति हम दे रहे हैं भीमनगरी की भी, जुलूस निकालने की भी, लेकिन सशर्त होगा। सशर्त क्या होगा? आपको मास्क रखना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई। इसी प्रकार से पूरे देश में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर किसी अधिकारी में ताकत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले ले, आपसे झगड़ा कर ले। तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। और बहुत जुलूस नहीं निकालना आपको 11 तारीख को। हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो करना है वो वैचारिक क्रांति करनी है। महापुरुषों के विचारों को, उनके संघर्ष, जीवन संघर्ष को लोगों तक पहुंचाना है। तो आप कोई भी हाल रखिए, कोई जगह रखिए, एक बैनर बनाइए, 10 आप पंचशील के झंडे लगाइए, बाबा साहब का और महात्मा ज्योतिराव फूले जी का चित्र लगाइए, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाइए और उनके जीवन पे प्रकाश डालिए। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपके कार्यक्रम को बीच में रोककर नहीं सर, समय लिया जानकारी है, जरूरी थी। लेकिन कुछ कंफ्यूजन था तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मुझे दूर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम पुनः आप आपको चलाएं। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। वैसे राजनांदगांव से एक टीम तैयार हो चुकी है कि हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे और ये सब जानकारी देंगे उनको करके। तो पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही
महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त हुई है, क्योंकि नियम और शर्तों के अनुसार हम इन कामों को करेंगे तो यकीनन हमको ये परमिशन मिल जाएगी। और इसके बाद जस्ट मैं भंते सुनीति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथी है, मुझसे मना किया था कि मैं नहीं जा रही हूँ कि वो आएंगे और विषय पर जो भी बोल सकते हैं उसके लिए मैं आमंत्रित कर भंते सुनीति। जय भीम, ये नमो बात तो बुद्धाय। मुझे नहीं मालूम थी, मुझे तो यही मालूम था तुम नहीं जा रही हो। तो बाकी माइक को अनम्यूट कर दिया जाए, म्यूट कर दिया जाए, सॉरी म्यूट कर दिया जाए। भंते सुनीति जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बीच में ही आपके प्रोग्राम में कहा गया है बोलने के लिए। स्पीकर मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो रही है, और साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर जो चर्चा हो रही है। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज, तो आपकी अच्छी आ रही है। जी। तो इस कार्यक्रम को आप जो जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं काफी सालों से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। डायरेक्टली एक्टिव नहीं हूँ आप लोगों के साथ में, बट जानती हूँ और देखते रहती हूँ बहुत से प्रोग्रामों के बारे में। शायद बादल जी के साथ तो हमारे काफी अच्छे संपर्क भी रहे हैं और हमारे प्रोग्राम भी हुए हैं। तो ये कार्य जो हो रहा है ये सच में प्रशंसनीय है। मुझे जब इस विषय पर यहाँ पर बोलने के लिए कहा गया तो मैं सोची थी कि आप सब लोगों को पहले से समय दिया गया है, आप लोग सब तैयार है तो आप ही बोलेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा चलो 2 शब्द बोल दिया जाए। मैं यहाँ पर इस बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं अभी जयंती के लिए, हम लोग जो उत्साहित है, और इसमें जो बार बार एक शब्द उठकर आता है वो ये है कि हम हमारी जयंतियां धूमधाम से नहीं मना सकते। इस परिस्थिति में अभी जो ये पिछले साल से शुरू हुआ इसमें, और ये शब्द जो धूमधाम से नहीं मना सकते, इस पर मुझे कहीं तो भी ऐसा लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, या ये शब्द को हम सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। धूमधाम का अर्थ आज के जमाने में पूरे भारत में ये हो गया है कि रैली जो भी निकलती है एक श्रद्धा से निकलती है, लेकिन उसमें जब तक डीजे ना हो या लोग नाचे ना, तब तक वो धूमधाम वाली नहीं होती है। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है हर जीवन के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि हमें हमेशा एकदम सीरियस होकर नहीं जीना है। बुद्ध ने भी नहीं कहा कि आप सीरियस होकर जियो, एकदम दुखी सा चेहरा बनाकर जियो, लेकिन आप सुख और आनंद से जियो। ये जो बुद्ध के उपदेश, हमारे सुखी और आनंदी जीवन जीने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। इसमें एंजॉयमेंट हम उसको ले सकते हैं, सुख और आनंदी जीवन जीने के जो तरीके हैं उसके लिए, लेकिन उसको अगर हम धूमधाम कहते हैं तो वो एंजॉयमेंट का वो अति हो जाता है, जहां हम फिर से कहीं ना कहीं हमारे मार्ग से भटक जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और शायद अभी जैसे अभी इसके पहले जो सर जी ने बताया कि किस तरह से हम परमिशन लेकर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं इसमें हमको जो कहते हैं कि बंधन होने चाहिए, ये बंधन जो हम पर डाले जा रहे हैं, जब वो बंधन भी अति हो जाते हैं तो हमारे काम रुक जाते हैं। लेकिन बंधनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी
हमारे संविधान के तहत हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में भी उन्होंने साथ में बंधनों को दिया है। यानी हमें कहीं पर भी अपने विचार व्यक्त करने की आजादी दी गई है। तो इस विचारों को व्यक्त करते हुए आप अपने वाणी पर कितना अच्छे से संयम रख सकते हैं, ये हमें वो बंधन के माध्यम से पता चलता है। यानी हम किसी को भी गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, किसी पर भी हम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते कि उनको दूसरे को हर्ट हो। तो इस तरह के सारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है, ये सबके साथ में जिस तरह का बंधन है, वो बंधनों को पालन करते हुए हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि जो नहीं देना चाहते मौलिक अधिकार, वो बंधन को ज्यादा कड़क कर देते हैं, ज्यादा टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जिस तरह से भी मौलिक अधिकारों का वो करना लेना चाहिए, अधिकार लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते। और शायद यही बात यहाँ हो रही है कि हम अभी तक लाखों 50 लाख के करीब तक का पैसा हम लोग अंबेडकर जयंती पर हर राज्य में, हर जिले में, मैं राज्य की बात छोड़ो, हर एक बहुत सारे जिलों में लाखों रुपए चंदा के तौर पर इकट्ठा होता है और वो पैसा का उपयोग हमारे डीजे में और नाचने में चला जाता है। तो अगर हम इस लॉकडाउन को भी थोड़ा सा पॉजिटिव लेने की जरूरत है कि इसकी वजह से ये खर्चे बच रहे हैं। और एक बहुत, मैं ऐसा मत कहूं कि मैं बहुत फेवरेबल हूं लॉकडाउन के, मैं बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हूं, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है, ये हम भी समझते हैं। हम और खास करके हम बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए षड्यंत्र खुली तौर पर दिखाई देता है, हमें महसूस होता है। फिर भी कहीं ना कहीं हम पर ये थोड़ा सा बंधन लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग बहुत, वो मराठी में कहते हैं, सैरा वैरा झालो होतो। हम लोग इतना, यानी बिना सोचे समझे हम अपने अधिकारों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे कि वो अति होते जा रहा था। तो वो ही बात है कि अभी हम कम से कम ये सोचने लगे हैं कि हम अगर धूमधाम से ये जयंती नहीं कर सकते तो किस तरह से किया जाए। ये हर जगह इसके चर्चा होने लगे हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए हैं। एक ऑप्शन से मुझे ऑनलाइन इसका जो दिख रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव, और इसको हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव के साथ साथ ये हमें क्या कह सकते हैं कि जानकारी देने वाला और एक एजुकेशनल, मुझे इसके पीछे एजुकेशनल प्रभाव दिखाई देता है कि जो लोग कभी फोन नहीं चला सकते थे एंड्रॉइड का, वो आज कोशिश कर रहे कि नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे जूम मीटिंग सुनना है, तो मैं कैसे चलाऊं। घर में अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन लोगों से पूछ पूछ कर जूम मीटिंग की शुरुआत हो रही है। हाँ, और एक ये एक बहुत अच्छे सक्सेस हम कह सकते हैं कि हमारा हो रहा है। और संगठन हम जो बाकी लोग, जब हम एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमको दूर से बहुत अच्छा संगठन दिखता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो सच में श्रद्धा से आए हैं, बाबा साहब की बातों को, विचारों को आगे ले जाने वाले आए हैं, या कोई सिर्फ इसी तरह से आए कि चलो भाई छुट्टी है तो चलते हैं, खाना पीना मिल रहा है इसलिए चल रहे हैं, इस तरह का कोशिश करके भी आने वाले होते हैं। लेकिन ये जूम मीटिंग से पता चल रहा है कि जो सच में बाबा साहब को जानना है या हमारे महामानवों को जानने की बात है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात है, वही लोग जुड़ रहे हैं, चाहे संख्या में कम हो। लेकिन हमें एक आश्वस्त हम होते जा रहे हैं कि इतने लोग तो भी है जो समाज के प्रति अपना एक कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, ये मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस बात की तरफ और बताना चाहूंगी कि हर बार, पिछली बार के भी जूम मीटिंग में जब मुझे बुलाया गया था बादल सिंह ने,
तो उस समय भी मैंने कहा था कि महिलाओं की संख्या हमारे जूम मीटिंग में कम होती है, परिवार पूरा सम्मिलित नहीं होता, और आज भी ये बात उठकर आई है कि बच्चे और महिलाएं यानी हमारा पूरा परिवार इस ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ता नहीं है। तो इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि हम जो विषय रखते हैं, ये विषय हम बच्चों के और पूरे परिवार के इंटरेस्ट के अनुसार हमें उसे बनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमें वातावरण निर्मिति करनी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वातावरण को अपना समझकर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो उसी तरह हमें इस तरह के विषय बीच बीच में चर्चा में लाने पड़ेंगे, जो हम युवाओं से पूछे कि उनको क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए। उनके विचार लेकर हम अगर अपने कार्यक्रमों को करेंगे, हमारे कार्यक्रमों में उस तरह के विषय रखेंगे, हमारे महिलाएं आती है, वैसे आती भी है लेकिन बोलना कम होता है, वो सुनती है, लेकिन उनको बोलने के लिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से विषय दोगे तो जरूर वो अपने विचार भी व्यक्त करने के लिए आगे आएगी। मुझे लगता है कि संगठन में अभी बच्चों की, पूरे परिवार की जब बात करते हैं, हम पूरे परिवार को एक संगठन मानते हैं, तो हमारा जो ये संगठन जो हो रहा है, जो महामानवों के विचारों को आगे ले जाने के लिए एकत्रित हो रहा है, इसमें हमारा परिवार, जब तक हम ऑनलाइन कर रहे हैं एटलीस्ट, तब तक हमारा परिवार का संगठन कैसे इस संगठन में शामिल हो जाए, इस पर हमें और विचार करने की जरूरत है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग है और आप इस पर विचार करके इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, यही मैं आशा करती हूँ और सबको मंगल कामनाएं देकर यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। और क्योंकि भंते जी का साथ हमेशा मेरे साथ होता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है इनके साथ, बहुत मैत्रीपूर्ण हम लोग रहते हैं और अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, सोचा चलो भंते जी हमारे साथ आए तो मैं अकेली ही क्यों सुनूं, तभी भंते जी को सुन ले। और इसके बाद आगे की कड़ी में हमको बहुत सारी जानकारी भंते जी द्वारा मिली, बहुत सारी चीजों को हम नोट कर भी रहे हैं और आगे इस चीज पे हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ अलका बोरकर जी भी जुड़े हुए हैं। जब बारी महिलाओं की आती है, जैसे भंते जी ने कहा था, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में बहन अलका बोरकर जी जुड़ी है, तो वे भी आए और अपने शब्दों से हमें ओतप्रोत करे। बहन अलका बोरकर जी। बुद्ध मानवतावाद के संघर्ष शिखर क्रांतिदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और साहू जी महाराज, हमारे जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में हमारे बीच में जो विचारधारा उत्पन्न की, मान्यवर काशीराम साहब एवं सभी संत गुरुओं को मैं सतत नमन करती हूँ और सभी मेरे साथियों को, आप सभी को मेरा जय भीम। तथागत बुद्ध सदैव प्रासंगिक थे, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेंगे। जब भी विश्व में युद्ध के बादल मंडराए, शांति का संदेश और मानवता का उद्घोष लेकर बुद्ध की वाणी मानव कल्याण के लिए गूंजने लगेगी। बुद्ध के समय से ही भारत में सामाजिक परिस्थितियों में वैदिक कर्मकांड एवं यज्ञों में निरीह पशुओं की दी जाने वाली बलि, समाज में व्यापक कुरीतियां और अराजकता माहौल ने उन्हें बहुत कष्ट किया, उद्वेलित किया। परिणाम स्वरूप बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए ध्यान के माध्यम से नए मार्ग की खोज की, जो बुद्ध सम्मत था। इसलिए उनका धर्म बौद्ध अर्थात ज्ञान का धर्म कहलाया और बुद्ध सम्यक, संबुद्ध तथा तथागत कहलाए। बुद्ध पहले ऐसे मार्गदाता है। हमारे पूरे वर्ल्ड में सभी जानते हैं, विश्व में, कि बुद्ध एक ऐसे मार्गदाता है जिन्होंने दोयम दर्ज की जिंदगी जीने वाली महिलाओं को
सम्मान और गौरव प्रदान किया। आध्यात्म जीवन में बुद्ध द्वारा महिलाओं का भिक्षुणी संघ में प्रवेश एक महान घटना है, यह पूरे विश्व के लिए भी। राज्य परिवार की महिलाओं के साथ गणिकाओं और नाच गाकर जीवन यापन करने वाली महिलाओं को जो स्थान दिया और उन्हें सम्मान का दर्जा देकर निर्वाण पथ पर अग्रसर किया, आम्रपाली जिसका उदाहरण है। बुद्ध द्वारा स्थापित धम्म समता, स्वतंत्रता और भाईचारा का धम्म है, जिसमें वर्ण भेद और लिंग भेद को नकारते हुए मानवतावाद को बल दिया। आजाद भारत के दृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को अपना मार्गदाता मानकर भारतीय संविधान में संपूर्ण भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने वाले जातिहीन समाज तथा गैर बराबरी पर आधारित समाज व्यवस्था को नकारते हुए समता मूलक समाज का निर्माण की बात रखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व के महान सर्वश्रेष्ठ विद्वानों व मनीषियों में शुमार किया जाता है, जिन्हें अमेरिका ने नॉलेज ऑफ सिंबल की उपाधि दी। भारत रत्न दलितों, पीड़ितों, महिलाओं के भाग्य विधाता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। उन्हें उनके द्वारा किए गए संघर्ष को शब्दों और कागजों में व्यक्त करना, सूरज को रोशनी दिखाना होगा, किंतु महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र करना आवश्यक है। मानव अधिकारों की रक्षा, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता के लिए न्याय पर आधारित संविधान का ढांचा तैयार करना, जिसके माध्यम से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में एक वोट की कीमत का अधिकार सभी के लिए तथा नौकरियों में आरक्षण में माध्यम से सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का महान कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, ये हम ही सब जानते हैं। महिला, आज मैं महिला हूँ, कुछ महिला के बारे में जरूर बात रखूंगी। महिला सशक्तिकरण अनुच्छेद 14-15 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल, प्रसूति अवकाश, समानता और मौलिक अधिकार, जिसमें सभी प्रकार के महिलाओं के अधिकार आ जाते थे। हम जानते थे पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, हमें अपने मौलिक अधिकारों के थ्रू वो भी मिला है, और हमें पारिवारिक जायदाद में, अपने पारिवारिक उसमें हमें कोई चीज का हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। सारे अधिकार आज महिलाओं को अगर मिला है, वो संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं। तथा जो भी, जैसे हम गोद लेने का अधिकार, उत्तराधिकार का मामला, तलाक का जो भी पारिवारिक हिस्सेदारी है, जो भी सुरक्षा हमें प्रदान हुई है, वह हमें संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। महिला किसी भी समाज की हो, उनके द्वारा किया गया यह उपकार जिसे कोई उऋण नहीं हो सकता। शिक्षा के समान अधिकारों से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सिखाया जाए। आज महिला जीवन के हर क्षेत्र में आगे दिखाई पड़ती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, गवर्नर जैसे उच्च पदों को सुशोभित करने का गौरव महिलाओं को प्राप्त हुआ। ये सभी बाबा साहब के अथक प्रयासों का कारण, परिणाम के वजह से हमें मिला है। आज जो भी हम दिन सिर्फ हमको बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब के संघर्ष से सिद्धि का उपदेश सदैव मानवताओं को हमें प्रभावित करता रहेगा। वायरस की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में श्रम मंत्री के रूप में रोजगार कार्यालयों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने किया गया। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि, EPF, ESI, मजदूरों के कार्यों के घंटों का निर्धारण किया गया। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और निरंतर काम करने वालों के लिए सवेतन अवकाश, ये सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन।
जिसके माध्यम से दलित समाज ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हुआ है। हर व्यक्ति को, नागरिक को इसका फायदा हुआ है। आज भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके संघर्ष किए गए कार्यों की उपलब्धि को चिरायु बनाने रखने, उन्हें श्रद्धा करने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 36 वर्ष की ब्रह्मांडी काल, जो ब्राह्मणों का काल था, अर्थात गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था की गुलामी, अपने 36 वर्ष के संघर्ष से समाप्त कर समता मूलक समाज की व्यवस्था दी। बुद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी क्रांति यदि किसी ने की तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, मानवता के लिए की। यह क्रांति मार्क्स लेनिन की क्रांति से भी बड़ी, क्योंकि रूस और चाइना में मात्र आर्थिक क्रांति की, उन्होंने सिर्फ आर्थिक क्रांति की गई थी, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मानवीय अधिकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की। बाबा साहब ने लिंग भेद को नकारते हुए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान रूप से जागृत करने का कार्य किए। सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं के माध्यम से उन्हें संघर्ष करने, शिक्षा प्राप्त कर बुद्धि का विकास करने के साथ संगठन तैयार करने पर जोर दिया। इसलिए बाबा साहब के आंदोलन सफल रहे, जिसमें महिला पुरुष दोनों ने आने वाली पीढ़ी की मुक्ति के लिए संघर्ष का साथ हमेशा खड़े रहे और वे सब अपने उद्देश्यों को सफल बनाने में कामयाब हो सके। महिलाएं समाज की पहली पायदान है। आज प्रजातंत्र खतरे में नजर आ रहा है। मंदिरों और मस्जिद वर्चस्व कायम करने के लिए सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। आरक्षण समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। नगर पालिका को पंगु बनाया गया। विचारों की अभिव्यक्ति, आज हम अपने विचारों को स्वतंत्र भारत में होने के बावजूद भी आज अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो हम पे गलत आरोप लग जाते हैं। प्रजातंत्र भारत होकर भी हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी होती है, मगर उस पर ही हम पर दोषारोपण किया जा रहा है। ये हम सभी लोग देखते आ रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता खतरे में है। आज देख रहे हैं कि जितने भी मीडिया है, आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो रहा और कैसे चल रहा है। ये है, ऐसे में बाबा साहब के सपनों का भारत कैसा बना रहेगा? सोचनीय प्रश्न है हमारे साथ। यह सोचनीय प्रश्न है। भारत के संविधान की रक्षा हमारे संघर्ष का उद्देश्य होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य अभी जो वर्तमान में है कि हमको संविधान को कैसे सुरक्षित रखना है, तो कैसे बनाए रखना है। एक दिन हम अंबेडकर जयंती मनाकर खुश हो जाते हैं, एक स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, जिला स्तर हो, ग्रामीण स्तर हो, हाँ, एक जगह होकर हम बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि आज अंबेडकर जयंती है, हम मना रहे हैं। मगर हमारे सही मायने में तो यही है कि हम मालिक बने, लेकिन हम चाहते कि कैसे हो सकता है। मनाने से कुछ नहीं होता कि हम इस देश के मालिक बने, हम आपके गुलाम बने। हम आपके गुलाम बने, ये नहीं हो सकता। यह अस्मिता की ज्योति तथा समाज जागृत नहीं होगा। जब समाज क्रांति नहीं कर सकता, परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए त्याग करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो कोई भी चीज हो। बाबा साहब ने भी, आज हम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, सब कुछ मिला। उन्होंने जिंदगी में कितना त्याग किया हम पूरी दुनिया जानता है, भारत जानता है। यह है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है। कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। सरकारी मांगे मनाने को तैयार नहीं है। भारत के संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें एनआरसी और आरआरसी के मुद्दों पर शाहीन बाग के माध्यम के चले आंदोलन को सरकार ने कुचल के रख दिया।
संविधान में राज्य समाजवाद को अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि भूमि सुधार, खेती में सहकारिता लागू किया गया है, जिसके अनुसार मंडियां, निर्माण, बिचौली, सूदखोर और साहूकारों से मुक्ति का मार्ग अपनाने पर जोर दिया गया है। किंतु वर्तमान सरकार मंडियों को समाप्त कर बड़े बड़े जुल्म न कर सके, किसानों के उत्थान के लिए सिंचाई के साधनों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े बांधों, विद्युत उत्पादनों, क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। उड़ीसा राज्य के हीराकुंड बहुउद्देशीय बांध का निर्माण बाबा साहब की दूरदृष्टि के प्रयासों की देन है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, मुद्रा विषय स्थिति, मानक आवश्यकता जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन युवा आयोग कहते हैं, बाबा साहब ने भारत की मुद्रा समस्या के बारे में आयोग के सामने जो विचार रखे, इस आयोग ने 1926 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व, जो अभी 1 अप्रैल गया, उसी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाबा साहब द्वारा पीएचडी के लिए लिखा गया थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपीस इन ब्रिटिश इंडिया, जो 1923 में प्रकाशित हुई, विश्व का सबसे श्रेष्ठ अर्थशास्त्र की पुस्तक कहलाती है, जिसकी विवेचना के भारत में रिजर्व बैंक की नींव रखी। आज बाबा साहब का आंदोलन कमजोर नजर आता है। हम देख रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब ने BS4 फॉर्म से BSP के माध्यम से सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में होने की बात हम छोटे से तब से सुनते आ रहे हैं कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज बनाने और इस देश सत्ता पर काबिल होकर बाबा साहब के सपनों को बौद्धमय बनाने के लिए सम्राट अशोक की राज्य व्यवस्था के लिए संकल्पित होकर संघर्ष करने और संविधान प्रावधानों के आधार पर राष्ट्र की जनता के हित में कार्य करने का मंत्र दिया। हमें जरूरत है ऐसे नौजवानों की, ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ताओं की, जो संगठन की, जो बाबा साहब और काशीराम साहब के सपनों के अनुसार जो हम बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा सके और बहुजन आंदोलन को हम आगे बढ़ा सके और संविधान को सुरक्षित रख सके। ये हम सबका कर्तव्य है। हम बाबा साहब का हर अनुयायी, जो आज हम बहुत अच्छे से 14 अप्रैल बहुत नाचना गाना सब कुछ होता है, मैं इसके पहले भी सही बात बोल रहे थे कि उस दिन ऐसा लगता है कि बस एक ही दिन बाबा साहब है, बाकी तो कोई नहीं। बोले थे कोई ना साथ चलो तो सही रहेगा, सुरक्षित रहेंगे और हमेशा हमारा बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। मगर हमारा समाज, हम भी यही चीज करते रहते हैं कि बस 4 दिन का 11, 12, 13, 14 का रायपुर में हम लोग मनाते हैं कार्यक्रम, फिर कुछ नहीं। तो हमें बाबा साहब के विचारों के अनुसार चलना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है मान्यवर साहब के। तो हम सबको एक साथ मिलकर, चाहे अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है, कितने सारे संगठन है, मैं कई बार बोलती हूँ रायपुर में, मैं एक ही बात बोलती हूँ, सारे जितने संगठन है यहाँ, तुम अलग अलग मीटिंग मत रखिए, सब लोग मिलके हमको एक ही बात करनी, बाबा साहब के विचारों की हमको क्या करना है। आज के समय में हमको सबको मिलके संविधान की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है। जो अथक प्रयासों से बाबा साहब ने हमको दिया है, उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमको संगठ होकर काम करना है। यही मैं आज अपने विचार रखी हूँ। और 14 अप्रैल तो अभी बहुत विषम परिस्थितियां है, हम सभी लोग अपने घर में ही मिलके दीपक लाइटिंग
सब कुछ बहुत अच्छे से जो पिछले बार किए थे, इस बार भी वैसे ही हम 14 अप्रैल मनाएंगे। बस मनाना तो ठीक है, मगर हम सभी को उनके योगदान जो रहा, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। उनका मेन था हमको इस देश के शासक बनना है, हमको वो हासिल करना चाहिए। इतना कह के मैं अलका बोरकर, बहुजन समाज की पूर्व प्रदेश महासचिव, रायपुर से बात कर रही हूँ। सभी को जय। बहुत बहुत साधुवाद बहन अलका जी, आपकी सारी बातें बहुत ही विचारणीय है, योग्य है, और मैं सारे चीज को नोट करते जा रही हूँ। आपने बहुत अच्छा शब्द कहा। बाबा साहब के बारे में बताना मतलब दीपक को रोशनी दिखाने की जैसे होता है, और ये बात सही है कि उनकी जयंतियों को ज्यादा महत्व देते हुए, देना तो है ही, क्योंकि जयंतियों को महत्व देने से ये होता है कि हमारी यूनिटी दिखती है, लोग कम से कम इस बहाने एक तो होते हैं। लेकिन उनके विचारों पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उनके विचारों पे नहीं चलेंगे, उनकी जयंतियों को मनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आपने हिंदू कोड के बारे में बताया, आपने ऐसे वो बहुत सारी जानकारी दी। पुनः आपको फिर से सुनेंगे और बहुत लंबे समय तक आपको सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साधुवाद, पुनः साधुवाद। और अभी मैं बहुत ही जल्दी एच के आजाद साहब को बुलाना चाहूंगी। आजाद साहब, आप काफी देर से इंतजार में हैं, प्लीज आप आइए और विषयवार जानकारी दीजिए। माननीय आजाद साहब बौद्ध जी, सर आजाद साहब आप जुड़ गए होंगे तो प्लीज आइए। विजय साहब, आजाद साहब जुड़ गए होंगे तो देख लीजिए। आजाद साहब नहीं दिख रहे हैं मैम। दास आजाद जी कोई आ रहे हैं। अच्छा, मुकेश जी, नेक्स्ट अपने साथ भारद्वाज जी साहब जुड़े होंगे तो हम उनको फिर आमंत्रित करना चाहते हैं। माननीय एस के भारद्वाज जी, आप जुड़े होंगे तो प्लीज आप आइए। भारद्वाज जी को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी। भारद्वाज जी आए और विषयवार जानकारी दीजिए। जी, अनम्यूट कर दिया सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही जी सर, आवाज सर आ रहा है। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। और सबसे पहले तो मैं भारती साहब जिसने ये आरबीएम संस्था का स्थापना की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से आज पूरा भारत में हमारे जैसे कितना उपासक उपास के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं, बोलने के लिए भी सीख रहे हैं, और जितने भी महापुरुष हैं अपने उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और मैं तो दूरांचल में रहता हूँ, बस्तर का लास्ट बॉर्डर में। यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही कम मिल पाता है यहाँ पर करके, लेकिन आज अच्छा है कि नेटवर्क है आज यहाँ पर। तो जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, उसमें जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं उनके जयंती समारोह में हम लोग भाग लेते हैं, लेकिन हम उसमें ये देखते हैं आता है करके कि जयंती तक ही हम सीमित रह जाते हैं। उसके बाद में हमको जो T3 टाइम, टैलेंट और ट्रेजी, तीनों में से किसी न किसी को समाज को देना ही होगा, ये निश्चय करना होगा। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी बहुजन साथी हैं उनको करके, हम लोग तो जयंती तो मनाते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ बैला टीला क्षेत्र में रहते हैं वहां पर, लेकिन जयंती के बाद में बहुत सारे साथी ऐसा भी होते हैं कि उनके पास किसी भी सहयोग के लिए जाओ, समय हो या टाइम, टैलेंट, तेजी में से तीनों तो किसी न किसी बहाना के रूप में साथी लोग ऐसा समझते हैं कि हम थोड़ा बचे इससे। और जयंती में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ जयंती पर मनाते हैं ना, और बाकी समय में देखते हैं उनकी गतिविधि और जो आगे बढ़ाना जयंती तक सीमित नहीं है। जयंती तो मना लिए, उसके बाद में और सारे गतिविधि में जो शामिल होने के लिए बोलते हैं, जैसे यार कहीं भी, जैसे अभी आगरा में हुआ, तो आगरा में हुआ तो पिछले साल मेरे यहाँ भतीजी का
शादी का डेट तय हुआ था, पिछले साल तो नहीं हो पाया, तो अभी इस साल उसी डेट में तय हो गया अचानक। तो मैं नहीं जा पाया, तो किसी साथी लोग नहीं गए यहाँ से बैला क्षेत्र से। मेरे को इतना दुख हुआ कि ये करके है ना, तो सभी साथी लोग से ये अनुरोध करना चाहता हूँ मैं कि जन्म जयंती तो है, जन्म जयंती जितने महापुरुष हैं उसको हम मनाए करके, अच्छा सा एक होकर मनाए करके, और बाकी भी जो गतिविधि है, जो आरबीएम पे जितनी गतिविधि है करके उसमें शामिल हो, ऑनलाइन इसमें शामिल हो करके हम सुने समझे, तभी हम लोग कुछ आगे और बढ़ पाएंगे, सीखेंगे, करेंगे, है ना। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ करके कि अधिक से अधिक संख्या में एक साथी को ही और जोड़े करके, तब एक नेटवर्क बहुत ही आगे बढ़ सकता है करके। और यहाँ पर क्या है, हर जिला बहुत ही दूर दूर में है, 100 से 150 किलोमीटर के अंतराल में एक जिला है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं। आज यहाँ पूर्वांचल में रह कर भी और बहुत ही अच्छा नेटवर्क है आज यहाँ पर करके, है ना, जुड़ पाए हैं तुरंत करके। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ करके कि सभी साथी मिलजुल करके जो महापुरुषों की जयंती है, हर महापुरुष की जयंती को मनाए करके, जितने भी हमारे बहुजन हैं, बहुजन महापुरुष हैं करके, जन्म जयंती को याद रखें और उसको अच्छा तरीका से मनाए, एक होकर मनाए। और जिसमें भी जो क्वालिटी है वो अपना सहयोग, संपूर्ण सहयोग करे। जिसके पास, अभी पूर्व वक्ता ने बताया, तन मन धन जो है जिसके पास वो अर्पित करे, समय है उसके पास समय दे, धन है उसके पास धन दे। लेकिन हमको समाज में आरबीएम के लिए कुछ न कुछ देना ही होगा, ये निश्चय करे हमारे साथी लोग। और हम तो यही सहयोग करते हैं कि सब साथी जुड़े रहे से करके। मैं करीब रात में ही 100 साथी लोगों को फोन किया था, और जिसमें से कितने साथी लोग जुड़े अभी तक तो सुबह फिर डबल फोन नहीं किया था। और ये बोलना चाहता हूँ करके, बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत साधुवाद भारद्वाज साहब जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसके पास जो है उस चीज का दान करना चाहिए। समय, पैसा, जैसे टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी की बात की है, ये बात बिल्कुल लागू होती है कि हमें देने वाला समाज बनना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। जब तक हम देंगे नहीं, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कुछ मिल पाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद भारद्वाज साहब जी। हमारे साथ पुष्प कुमार जी अगर जुड़े होंगे तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, और नहीं तो मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विजय बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसके माध्यम से आज की मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुआ है और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हर समय वो काम करते रहते हैं। सम्माननीय विजय बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सीधे मैं उनको ही आमंत्रित करना चाहूंगी। अगर पुष्प कुमार जी अगर जुड़े हो तो वे आ जाए, वरना विजय बौद्ध जी आए और अपने शब्द कहें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? जय भीम। बिल्कुल आ रही दादा, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। जय भीम। सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आप पीछे का हल्ला थोड़ा शांत कर देंगे विजय दादा, पीछे का हल्ला थोड़ा शांत कर देंगे। मैं अपनी बात रखने के पहले सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हुआ, साथियों, आज के छत्तीसगढ़ के वेबिनार में जुड़े हुए 26 छत्तीसगढ़ के साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती साहब, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस संगठन में जुड़कर इस कारवा को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग है। और माननीय भारती साहब के आशीर्वाद से देश के कोने कोने के लोग, जिनके अंदर में एक बोलने की क्षमता नहीं थी, उस क्षमता को माननीय भारती साहब ने इस संगठन के माध्यम से बोलने का मौका दे रहे हैं। और अभी 2 तारीख को उड़ीसा में जो वेबिनार हुआ, मैं उड़ीसा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने मतलब एक हर्षोल्लास के साथ इस वेबिनार का
फायदा उठाया। साथियों, मैं विषय पे आना चाहूंगा। आज का जो विषय है महापुरुषों की जयंती पर चर्चा और संगठन को मजबूत करने की तैयारी। साथियों, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, करीब करीब देश में 150 महापुरुष हुए हैं, लेकिन जिनमें हमारे महापुरुष जो विशेष तौर पर इस देश के लिए और हमारे हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनकी हम लोग समय समय पर बिल्कुल जयंती मनाना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग जानते नहीं हैं महापुरुषों के बारे में, उन तक यह जानकारी चली जाए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का तो उद्देश्य ही है कि मान्यवर काशीराम साहब ने जिस प्रकार सभी संत गुरु महापुरुषों को समय समय पर जयंती मनाई इस देश में, जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था, चाहे वो छत्तीसगढ़ में संत माता कर्मा हो, बाबा गुरु घासीदास और अन्य और प्रदेशों में जहां जहां के प्रदेशों में संत महापुरुष हुए, जैसे उड़ीसा में भीमा भोई। तो ऐसे जो महापुरुषों ने अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त करके समाज के लिए जो काम किया, हम उनके जयंती को मना करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे भारती साहब हमेशा संघर्षरत हैं इस कारवा में हमको जोड़ करके। जैसा कि उन्होंने बताया, 20 राज्यों में हमारा संगठन बन चुका है और 10-12 राज्यों में प्रयास जारी है। और हमें भी फोन करके आगरा से शशि मैडम बोलती कि साहब अगर ये फला फला राज्य में आपके परिचित हैं तो उनको उनका नंबर दीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि देश के कोने कोने में अपनी जितने भी कोई भी रिश्तेदार हो, मित्र हो, उनका नाम और नंबर आगरा के कार्यालय में जरूर दें, जिससे हमारा संगठन का और भी विस्तार हो। क्योंकि साथियों, कौन कहां पर है उसकी बात अलग है, लेकिन न जाने इस संगठन के माध्यम से कुछ कर जाए, क्योंकि करने की तमन्ना सब में है। अभी सभी लोग वक्ताओं ने अपने अपनी विचार रखे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में मेरे को बोला गया भाई वक्ताओं के नाम दीजिए, मैंने वक्ताओं के नाम दिया, लेकिन कुछ वक्ता लोग फोन करके मेरे को, संचालक महोदय बहन जी मेरे को बोलती थी कि भैया देखिए आपका फलाने व्यक्ति नहीं है तो उसको कांटेक्ट कीजिए। तो साथियों, सब काम में फंसे रहते हैं, लेकिन जब हमको जवाबदारी और जिम्मेदारी दी जाती है, काम तो हमको जिंदगी भर करना है। बाबा साहब ने भी काम किया, महात्मा फुले साहब ने भी काम किया, उनका भी परिवार था, हमारा भी परिवार है, हम परिवार में फंसे हुए हैं। लेकिन जो कार्यक्रम की जिम्मेदारी जवाबदारी दी जाती है, उस समय में हमको कुछ समय के लिए अपने पारिवारिक कामों को अलग कर देना चाहिए। हम बातें तो करते हैं, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, हमें बाबा साहब के विचारों को फैलाना चाहिए। कैसे फैलाएंगे? बाबा साहब दोबारा तो पैदा नहीं होंगे। मैं साथियों सीधी सीधी बात रखना ये चाहता हूं कि हम अपने कार्यों को जरूर करें, अपने परिवार, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कहा है, पहले अपने परिवार का प्रवेश करो। मैंने तो जो किया हूं इसके बदले में मेरा पूरा परिवार चला गया, कि उस समय की जरूरत थी बाबा साहब को, इसलिए बाबा साहब ने अपने घर परिवार को, 4-4 बच्चों को खो दिया। किसके लिए खोया? हमारे लिए खोया, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खोया, और उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। उनको कुछ नहीं मिला उस समय। हम भी यही सोचे कि हम जो कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलेगा उसका फायदा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? बाबा साहब ने कहा है कि पहले अपने घर परिवार की व्यवस्था करो, और सिर्फ 2 घंटा जो मैंने किया हूं उस विचारधारा को आप लोग पहुंचाओ। तो हमको साथियों 24 घंटे में 2 घंटा समाज के लिए जरूर देना चाहिए, क्योंकि अभी सभी वक्ताओं ने कहा समय बड़ा बुरा है, संविधान खतरे में है, हमारे आरक्षण खतरे में है, सारी चीजें सब
और मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी सरकार ने सब चीज समाप्त कर दिया, सब में प्राइवेटीकरण कर दिया और अपने लोगों को प्राइवेट में डाल रहे हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे हजारों लाखों करोड़ों युवा जो बेरोजगार है। तो साथियों, हमें जैसे कि अभी बहन अलका बोरकर ने बहुत अच्छी बात है। अब मैं अलका बोरकर को तो ये कहूँगा वो मेरी बहन है, मैं छोटी बहन की तरह मानता हूँ, बहुत अच्छी वक्ता है। लेकिन उनको विगत साल भर से मैंने बोला कि बहन जी आप वेबिनार में जुड़े, लेकिन वो बार बार यही कहती थी भैया बच्चे हैं, काम है। मैं बोला ठीक बात है, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको समय जरूर निकालना चाहिए और किसी न किसी इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगठन में कार्य की बारीकियों को सिखाया जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि जिस दिन भी जिस समय भी वेबिनार चलता है, आज ये बड़े इसकी बात है इस देश में, इस विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल में साल भर से आरबीएम ही देश में ऐसा संगठन है जो सप्ताह में 3-4 वेबिनार करा रहा है। अगर सप्ताह में 3-4 बार वेबिनार होता है तो महीने में 12 बार होता है, और साल में कितने होते हैं सोच लीजिए। और इस साल में कम से कम आवाज नहीं आ रही सर की। आवाज नहीं आ रही है और वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या हुआ पता नहीं। तब तक राजू भाई का एक गाना करवा दीजिए मुझे। जी राजू भाई एक गाना रखना चाहते हैं 2 मिनट, उनका एक हाँ, गाना तो कर। हमारे बीच में राजू भाई जी है, तो हम चाहते हैं कि एक गाना हो जाए। मैं सह सम्मान आमंत्रित करना चाहती हूँ राजू भाई, प्लीज बहुत आप बहुत गाना जरूर साधुवाद, सुनाइए। बहुत बहुत साधुवाद। ज्योतिबा फूले साहब और परम पूज्य बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब की और ज्योतिबा फूले साहब की संयुक्त जयंती के एक बहुत ही पवित्र विचार लेके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पूरे भारतवर्ष में ये ऐलान किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरबीएम के संस्थापक माननीय भारती साहब ने, तो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए गीत के माध्यम से जरूर मैं हमारे भाई जो जिनका ईमान खोया हुआ है, जो सोए हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि बेईमानों का ईमान ताजा हो और जो बिकने वाले लोग हैं वो ना बिकने वाले बने और अपने महापुरुषों की शिक्षा का महत्व समझें, क्योंकि शिक्षा का महत्व तब होता है जब शिक्षा समाज के काम आए। राजन पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात इसमें कही है, जिनसे मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, ये आगरा की धरती पे गीत मैंने लिखा था, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज्योतिबा फूले, हाँ ज्योतिबा फूले लड़े हैं लड़ाई, ज्योतिबा फूले लड़े हैं लड़ाई, यहाँ नारी के सम्मान की। अरे सावित्री माता ने लगा दी बाजी जान की, सावित्री माता ने लगा दी बाजी जान की, ज्योतिबा फूले लड़े हैं लड़ाई, यहाँ नारी के सम्मान की, सम्मान की। अरे बाबा भीम ने लगा दी बाजी जान की, बाबा साहब ने लगा दी बाजी जान की, हे बाबा
भीम ने लगा दी बाजी जान की, कांशी राम ने लगा दी बाजी जान की। बाल विवाह सती प्रथा का दुख मेरी बहनों ने सहा, नारी को पशु तुल्य समझा, तुलसीदास ने नीच कहा। शिक्षित हो जाओ मत समय गवाओ, बनो शेरनी बेटी, अरे बनो शेरनी बेटी मेरी बहनों। घर घर में जलाना है ज्योति धम्म ज्ञान की, ज्ञान की। सावित्री माता ने लगा दी बाजी जान की, महापुरुषों ने लगा दी बाजी जान के। भूल न जाना महामाया प्रजापति, सावित्री मां रमाई को। भूल न जाना महामाया प्रजापति, सावित्री मां रमाई को। देते हैं सलामी वीरांगना हम झलकारी बाई को। उदा देवी फूलन झलकारी बाई को। क्या करूं बड़ाई, क्या लड़ी लड़ाई, क्या करूं बड़ाई, ऐसी लड़ी लड़ाई। अरे गोरों को मार भगाया, गोरों को मार भगाया, पूरन कोरी किनारे। अकेली हाँ जिंदगी कुर्बान की, सावित्री माता ने लगा दी बाजी जान की। हाँ महापुरुषों ने लगा दी बाजी जान की। ज्योतिबा फूले लड़े हैं लड़ाई, यहाँ भारत के सम्मान की, यहाँ शूद्रों के सम्मान, अछूतों के स्वाभिमान की। अरे बाबा भीम ने लगा दी बाजी जान की, हाँ बाबा साहब ने लगा दी बाजी जान की। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत वाह वाह, बहुत बहुत साधुवाद राजू साहब। बाबा भीम ने लगा दी बाजी जान की, कांसी राम जी ने लगा दी बाजी जान की। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो गागर में सागर डाल दिया है। थोड़े से शब्दों में सारे महामानवों को आपने पिरो के रख दिया है और उनके बलिदान को आपने बता दिया। पुनः आपको फिर से सुनेंगे और देर तक सुनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। विजय दादा, अगर आप फिर से जुड़ गए होंगे, आपका नेटवर्क साथ दे रहा होगा तो आपकी बातें अधूरी रह गई है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। विजय बौद्ध जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय विजय बौद्ध जी। पुनः मैं आपको आमंत्रित करना चाह रही हूँ। माननीय विजय बौद्ध जी, आपका नेटवर्क अगर आपको साथ दे रहा है तो प्लीज फिर से जुड़िए आप। और हमारे एक साथी और रह गए हैं, पुष्प कुमार प्रताप जी, जिनको सुनना बाकी है अभी। वे अगर उपस्थित है, पुष्प कुमार प्रताप जी अगर उपस्थित है तो वे अपनी बात म्यूट कर दिया है। माननीय विजय बौद्ध जी बात रखिए अभी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही दादा जी। खैर नेटवर्क के प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पूरा किए परम आदरणीय राजू भारती साहब ने। बहुत अच्छा लगा आपका। प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अपना नेट का जो प्रॉब्लम है ना वो हो गया, लेकिन अपना जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो नहीं हो रहा। माननीय भारती साहब ने बहुत जबरदस्त नेटवर्क बना दिया है पूरे भारत देश में। आप अपनी बात रखिए। सर तो साथियों, हमें इस संगठन को आगे बढ़ाने के जो हमारा संघ बना है RBM, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, उन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यक्रम के जो वेबिनार हो रहे हैं समय समय पर, रविवार को सवेरे 9 बजे, सोमवार को शाम को 7 बजे और बुधवार को सुबह 7 बजे भगवान बुद्ध और उनका धाम। और सोमवार को जो कार्यक्रम होता है धीमान साहब का, जो संविधान का, बार बार इस चीज को दोहराया जाता है और व्हाट्सएप फेसबुक
भी बताया जाता है कि संविधान के बारे में हमें जानकारी होना अति अनिवार्य है, क्योंकि संविधान ही हमारा शास्त्र है और संविधान में ही हमें भगवान मिल सकते हैं। ये बाबा साहब ने भी कहा है और हमारे जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आरबीएम के देश से जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथी लोग, उनको ये जरूर कहूंगा कि अपना सारा कार्य करें, लेकिन जो समय है रविवार को सुबह 9 बजे का और सोमवार को शाम को 7 बजे का और बुधवार को सुबह 7 बजे का, इसमें जरूर जुड़े। जब हम इसको सुनेंगे तो हमारे अंदर में भी जज्बा हमारा जो कमजोर है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि सारे जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले, भगवान बुद्ध की जो परिपाटी को जो इन महापुरुषों ने आगे बढ़ाया, एक बहुत बड़े भिक्षु ने बाबा मान्यवर साहब काशीराम को यहाँ तक कह दिया कि आप सर से लेके पैर तक बुद्ध ही बुद्ध। अब सोचिए साथियों, इन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन किसके लिए दिया? हमारे लिए। अब वो जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके कारवा को, उनके विचारों को हमको जन जन तक पहुंचाना है। हमारे भारती साहब बार बार ये कहते हैं कि हमें 100 करोड़ लोगों तक जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो यही एक प्लेटफॉर्म है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, यह एक संघ है, इसके द्वारा ही हम इस प्लेटफॉर्म के नाम के आधार पर हमको हर जगह पहुंचना है। हमें लोगों तक जोड़ने के लिए, ये मानता हूं मैं, क्योंकि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि, और आप सबको पता है जो इस संगठन में जुड़े हैं, हमारे बौद्ध साहब, बादल सिंह बौद्ध साहब बराबर कंटिन्यू जितने भी वेबिनार होते हैं, ऐसे नहीं है, उनका भी परिवार है, उनकी ड्यूटी है, उनका तो बहुत जवाबदारी का, जिम्मेदारी का काम है, लेकिन इस समय को वो बड़े बारीकी से हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं। साथियों, इस संगठन में वो सार है कि हमको अरहत तक पहुंचा सकता है। तो मित्रों, भाइयों, बहनों, आज की इस वेबिनार में मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस छत्तीसगढ़ को उन्होंने ये मौका दिया। और मैं बादल साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के हर कोने तक पहुंचूंगा और आपके बताए हुए मार्ग पर जरूर चलूंगा। माननीय भारती साहब के बताए हुए मार्ग पर, दिशा निर्देश पर कार्य करूंगा। और इस संगठन के जरिए मेरे को विश्वास है, क्योंकि सर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में कम से कम, हालांकि पूरे देश में हजारों संगठन है, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे को कई लोग बोले कि आप हमारे साथ आओ, बहुत लोग बोले, लेकिन मैंने बोला भैया मैं सिर्फ काशीराम साहब का शिष्य हूँ, मैं काशीराम की विचारधारा जहाँ रहेगी वहीं जाऊंगा, लेकिन सारे संगठन जितने भी है मान्यवर साहब का ही नाम लेते हैं। लेकिन साथियों, नैतिकता, साहब ने हमें, भारती साहब ने कहा नैतिकता अनिवार्य है। तो साथियों, हमें विवेक से काम लेना चाहिए। संगठन तो कई हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय संगठन है जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो, ऐसे संगठन में हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि कई संगठन समय समय पर खड़े होते हैं, फिर टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनमें नैतिकता नाम की चीजें मैंने बहुत कम देखने को मिली। हमें आरबीएम नैतिकता सिखाता है, हमें आरबीएम बाबा साहब और जितने भी संत गुरु महापुरुष है जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महापुरुषों की जयंती समय समय पर मनाना चाहिए। तो साथियों, मैं अपनी इस अध्यक्षीय भाषण में मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी साथी हैं उनसे अपील करूंगा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिले में, जैसे साहब ने दिशा निर्देश दिया कि हमें हर जिले में 5-5 साथी जोड़ना है, और जोड़ना ऐसे साथी हैं जो जिनमें नैतिकता हो। हालांकि जो
नैतिकतावादी लोग होते हैं, बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं, लेकिन उनके पास कंटिन्यू जाओ तो उनको विश्वास दिलाओ कि सर हम जो कार्य कर रहे हैं ये आने वाले समय के लिए हमें भारत में भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो साथियों, जैसा कि हमें बताया गया कि भगवान बुद्ध को बुद्धित्व प्राप्त हो गया, लेकिन वो चुपचाप बैठ गए। क्यों बैठ गए? कि मैं बताऊं तो किसको बताऊं, इसलिए भगवान बुद्ध बैठ गए। लेकिन जब पता चला कि किसी ऋषि को कि बोले भाई आपको बुद्धत्व की प्राप्त होगी तो आपको तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके पास रह जाएगा। तो भगवान बुद्ध 300 किलोमीटर दूर सारनाथ गए पैदल। वो चाहते तो वहां पर लोगों को बताते, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस ज्ञान को अपने वो साथ में शुरुआत में 5 जो उनके साथ जुड़े हुए थे 5 पंचवर्गीय भिक्षु, तो उनके पास जाकर उनको खोज करके उन्हें ज्ञान दिया और उन 5 लोगों से पूरे इस विश्व में भगवान बुद्ध का धर्म फैल गया। तो हमें भी ऐसे लोगों की खोज करना पड़ेगा जो इस कारवा को आगे बढ़ाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाए। मैंने देखा, मैं करीब 70, 80, 90 लोग हमारे साथ आज वेबिनार में जुड़े हैं। तो साथियों, जुड़े हैं मतलब ये नहीं कि अपन अपने कैमरे को बंद कर दें और अपना ये करते रहे ताकि हमारा नाम जुड़ा रहे। नहीं साथियों, ठीक है, काम है, कोई बात नहीं। आजकल तो सुविधा इतना अच्छा हो गया कि हम लोग अपने कान में माइक लगा करके किसी काम में व्यस्त है तो जरूर, पर सुने जरूर, क्योंकि सुनने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि हमें अब कार्य करना क्या है। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस देश के कोने कोने से जितने भी उड़ीसा के भी साथी बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज इस वेबिनार को सफल किए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद दादा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आंखों ने अभी तक वो मील का पत्थर नहीं देखा, हमारी आंखों ने मील का अभी तक वो पत्थर नहीं देखा जो बाबा साहब और कांसीराम साहब हमको दिखाना चाहते थे। आशा है और इसी आशा के साथ हम गौरवान्वित और आशान्वित होकर कार्य करते रहें जो आरबीएम के दिशा निर्देश हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय बौद्ध साहब। मान्यवर जी की बातों को अक्सर भारतीय बौद्ध जी बोलते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल जाते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। तो भारती साहब जी अक्सर इस बातों को बोलते हैं अपनी बातों में। और आगे हमारे साथ एक साथी बचे हैं, अगर वो जुड़ पा रहे हैं तो मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ आजाद बौद्ध जी नहीं जुड़ पाए हैं जी। मैम, अब अध्यक्षीय भाषण हो गया, नेक्स्ट टाइम में हम साथियों को सुनेंगे। अब मात्र भारती जी, तो मैं इसको समापन की ओर लेके जाती हूँ। भारती जी को आमंत्रित है आशीर्वचन जी। और जी भारती साहब जी के लिए फिर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी, जब तक न बोलूं थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। भारती साहब जी ने जो हमको मंच दिया, जो हमको प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके लिए जो कहावतें थी, जो बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है, बोलना सीख जाओ वरना पीढ़ियां गूंगी रह जाएगी। और आरबीएम के माध्यम से हम लोग सभी बोलना सीख गए, तो हमें उम्मीद है हमारे हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी समाप्ति के साथ जी। तो सभी साथियों को पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। खास करके आज छत्तीसगढ़ के साथियों का बहुत बहुत आभार। और 11 अप्रैल को बड़ी तैयारी करें आप सब लोग। परमिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप संबंधित अधिकारी को सिर्फ इतना बोल दीजिए कि साहब हमें जयंती मनानी है, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करिए। इतना बोलिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए और संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करिए और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आज के अध्यक्ष जी विजय बौद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारी बहन अलका बोरकर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही।
और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज रविता बौद्ध जी के माध्यम से हमारी माता भिक्षुणी जी को भी हमें सुनने का मौका मिला। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का बहुत बहुत आभार, राजू भारती जी का बहुत बहुत आभार, जितने साथी जुड़े हैं सभी का मेरा बहुत बहुत आभार। और आगे के कार्यक्रमों की तैयारी में हम लोग लग जाएं। मैं केवल अब यही अपील करना चाहूंगा कि मंगल गाथा सभ्य सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी साथियों के माइक खोलने की अनुमति दे रहा हूँ। मंगल गाथा के लिए सभी साथी पुनः अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और सभी साथी एक स्वर में एक साथ मंगल गाथा बोलेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सभ्य भद्राणि पश्यन्तु दुख महागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये आज के आप लोगों के फोटो दिखा इकट्ठा तो जान ली नहीं है। आज के वेबिनार का समापन किया जाता है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।